गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे कि केमिकल इक्वेशन किस तरह लिखे जाते हैं एंड उन्हें बैलेंस कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो वो बैलेंस करने के जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेप है वो भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके पहले यानी कि लास्ट टॉपिक में हमने देख लिया था कि जो केमिकल फार्मूला कैसे बनाया जाता है और कोई केमिकल रिएक्शन दी हो तो उसे फिर किस तरह केमिकल फार्मूले लिखकर एक केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो हमने वहाँ पर ये भी देखा था कि जो केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके थ्रू हमने हमने बनाया था इसका वर्ड इक्वेशन। जैसे कि एक एग्जांपल हम वहाँ पर लिया था, मैग्नीशियम फॉयल या रिबिन को जब ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है, यानी कि मैग्नीशियम की फॉयल को क्या किया जाए, बर्न किया जाए। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या रिलीज होता था वहाँ पर, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक एस के फॉर्म में रिलीज होता था। ठीक है, तो वो हमने एक वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में बताया था। अब ये जो वर्ड इक्वेशन है उसे और भी शॉर्ट बनाना या फिर और भी उसे शॉर्ट बनाए तो किस तरह बना सकते हैं, केमिकल फॉर्मूले लिखकर। ठीक है, जैसे कि मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का केमिकल फॉर्मूला यानी कि उसका सिंबल क्या होगा, तो Mg होगा। ठीक है, फिर ऑक्सीजन जो है तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, तो ऑक्सीजन एलिमेंट के फॉर्म में हो तो O लिखते हैं। बट यहाँ पर एटमॉस्फेयर में यानी कि नेचर में किस तरह वो एग्जिस्ट होता है, तो वो एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में, जिसकी वजह से वो किस तरह लिखा जाएगा, O2 के फॉर्म में। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं कि ये जो सिंबल जब लिखे जाते हैं तो वो नेचर में किस तरह एग्जिस्ट होते हैं उसी के अकॉर्डिंग उन एलिमेंट के सिंबल लिखे जाएंगे। ठीक है, नो डाउट फिर जो केमिकल फॉर्मूले उनके यानी कि कंपाउंड के फॉर्म में होगा तो जो केमिकल फॉर्मूले उनके बनते होंगे तो उसी के अकॉर्डिंग उनका फॉर्मूला वहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन किस तरह बनाई जाती है, यानी कि जो उसकी रिएक्शन दी हो या फिर वर्ड इक्वेशन दिया हो तो उसके ऊपर से कैसे हम केमिकल इक्वेशन बनाएंगे। ओके, तो एनी केमिकल इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंट इन शॉर्ट, कैसे, तो वी यूज केमिकल फॉर्मूला इंस्टेंट ऑफ वर्ड फॉर्मूला। ठीक है, तो जो वर्ड इक्वेशन दिया होगा उसके ऊपर से हम क्या बना सकते हैं, उसके केमिकल फॉर्मूले बना सकते हैं। या फिर हमें रिएक्शन में जो उसके वर्ड्स दिए होंगे जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड तो फिर उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो MgCl2। इसी तरह मान लो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो उसका क्या होता है, MgOH ट्वाइस। ठीक है, तो इस तरह से जो वर्ड्स दिए होंगे तो उनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, केमिकल फॉर्मूले में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, और भी शॉर्ट हो गया, वो इक्वेशन क्या हो गया, हमने और भी शॉर्ट बना दिया। तो हेंस एनी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंट बाय केमिकल इक्वेशन। तो इसके लिए हम जो एक एग्जांपल लिया था, कौन सा वाला, मैग्नीशियम का। ठीक है, कि हेल्प ऑफ फॉर्मूला मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड गिव्स वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज फॉर्मूले इन फॉलोइंग वे। तो वहाँ पर जो हमने दिखाया था कि भाई मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो उससे फॉर्मूले के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो उसके लिए देखो मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम है वो उसका सिंबल क्या होगा, Mg, यानी कि वो Mg। अब ये जो Mg है वो एक मोनो एटॉमिक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नेचर में वो उस तरह से एग्जिस्ट करता है। बट जो ऑक्सीजन है तो वो एक गैसीय स्वरूप में हम लिखे तो उसे वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन ओनली फॉर लिखना हो तो हम ओनली O के फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि वो नेचर में किस तरह एग्जिस्ट होता है, डाई एटॉमिक के फॉर्म में, यानी कि एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में। यहाँ पर दो ऑक्सीजन के एटम कंबाइन होकर के आप बनाते हैं एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो उस वो ऑक्सीजन गैस है। या फिर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन भी आप मान लो कि कोई इक्वेशन लिखना हो, कोई रिएक्शन में नाइट्रोजन गैस की बात हो रही है तो वहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, N ना लिखते हुए N2 लिखा जाएगा। इसी तरह कोई हाइड्रोजन की बात हो, मान लो कि पानी पानी फॉर्म हो रहा हो, यानी कि पानी किस तरह बन सकता है, तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से क्या बनता है, हम पानी बना सकते हैं, यानी कि H2O बना सकते हैं। तो ये जो मैंने इक्वेशन लिखी तो यहाँ पर मैं इस तरह नहीं लिख सकता हूँ H+O, नहीं,
ये क्या हो जाएगा, ये जो नेचर में एग्जिस्टेंस है उसी सिंबल के थ्रू हमें उस इक्वेशन में दिखाना पड़ेगा। ये ओनली फॉर उसके एलिमेंट के सिंबल हो गए, बट नेचर में किस तरह एग्जिस्ट होते हैं, वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में, ओके, एक डायटोमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम यानी कि वहाँ पर सिंबल हो जाएगा Mg, प्लस ऑक्सीजन है तो वो O2 के फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि गैसियस के फॉर्म में, ओनली एलिमेंट के फॉर्म में बात हो रही नहीं है, ठीक है। फिर गिव्स करके क्या लिखा जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO, ठीक है। अब आप ये भी जानते हैं कि जो एरो के लेफ्ट साइड होता है उसे क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोला जाता है, राइट साइड जो होता है उसे क्या बोला जाएगा, प्रोडक्ट बोला जाएगा, ठीक है। अब here in above chemical equation counting the number of atom of all type of element, तो अब यहाँ पर जो हमें इक्वेशन तो लिखी है बट इसके अंदर नंबर ऑफ एटम कितना, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो दो है, एक मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। अब हमें क्या करना है, काउंट करना है इनके नंबर ऑफ एटम। तो मैग्नीशियम अब काउंट करके किस तरह उसे देखना है, तो जो रिएक्टेंट में मैग्नीशियम के कितने नंबर ऑफ एटम है, तो 1, तो प्रोडक्ट में भी कितने हैं, तो वहाँ पर भी MgO में Mg दिख रहा है हमें, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में Mg दिख रहा है तो उसमें भी कितना है, 1 है। अब इसी तरह ऑक्सीजन की बात करें तो वो रिएक्टेंट में कितना है, 2 एटम है, ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 एटम है, बट मैग्नीशियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन की बात करें तो वहाँ पर ओनली 1 एटम है, किसका, ऑक्सीजन, ठीक है। नंबर ऑफ एटम कितना है, 1 है ऑक्सीजन का, ठीक है। तो टुवर्ड द लेफ्ट साइड ऑफ एरो एंड इन RHS if they are compared then the number of each element on both side are not seen same। तो हमें दिख रहा है कि भाई ऑक्सीजन जो है वो क्या है, उसके नंबर ऑफ एटम सेम नहीं है, कहाँ पर, रिएक्टेंट में एंड प्रोडक्ट दोनों में इक्वल नहीं है। इसकी वजह से ये जो रिएक्शन है उसे क्या बोला जाएगा, अनबैलेंस इक्वेशन। ऐसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है, अनबैलेंस इक्वेशन। यानी कि जो एलिमेंट हमें दिए हैं, जो इक्वेशन में जो एलिमेंट होते हैं उनके नंबर ऑफ एटम जो बैलेंस ना हो, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों के कंपेयर बात हो रही है, ठीक है। रिएक्टेंट में मान लो कि रिएक्टेंट में कोई एलिमेंट है उसके 3 एटम हो, तो फिर उसके प्रोडक्ट में भी कितने बनने चाहिए, 3 बनने चाहिए, तो वो उस टाइम वो क्या हो सकता है, बैलेंस हो सकता है, ठीक है। जैसे कि ओनली यहाँ पर मैग्नीशियम का तो बैलेंस में है बट ऑक्सीजन का नहीं, तो इसकी वजह से हम ये पूरी इक्वेशन को क्या बोलेंगे, अनबैलेंस इक्वेशन, ठीक है। कोई भी एक एलिमेंट जो बैलेंस ना हो तो भी हम क्या बोलेंगे, उसे अनबैलेंस इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। बट मान लो कि सारे के सारे फिर बैलेंस में ही है तो फिर उसे क्या बोला जाएगा, बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। सो द मास ऑफ बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन आर नॉट सेम, देयरफॉर इट इज कॉल्ड अनबैलेंस इक्वेशन। यानी कि अब इसका जो मास मेजर किया जाए तो रिएक्टेंट में Mg और O2 का जो मास का एडिशन होकर जो आएगा उसके कंपेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या होगा, कुछ डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये जो हमने इक्वेशन बनाया है अभी, जो क्या है, अनबैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। सच अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड स्केलेटन केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। जो डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन होती है तो जहाँ पर अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन देखने को मिलेगा, या फिर इस तरह नॉर्मली जो रिएक्शन है उसके ऊपर से हमने जो इक्वेशन बनाए, ऐसे इक्वेशन को क्या बोला जाएगा, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन, ठीक है। कुछ स्केलेटन केमिकल इक्वेशन ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट हमें बैलेंस में भी देखने को मिल सकते हैं, वो भी हम यहाँ पर एक डिस्कस करने वाले एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट, skeleton chemical equation reaction of burning of magnesium in air can be shown above, तो वो भी हमने देख लिया किस तरह दिखाया जाता है। अब इसी तरह सिमिलरली एक और इक्वेशन दिया है हमें रिएक्शन का, कौन सा, बर्निंग जिंक मेटल इन एयर। तो जैसे वहाँ पर मैग्नीशियम था तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, जिंक, वो भी एक मोनो एटॉमिक है, ठीक है। तो जिंक प्लस ऑक्सीजन, अब कोई भी बर्न कर रहे तो विदाउट ऑक्सीजन से तो वो बर्न होगा नहीं, तो वहाँ पर ऑक्सीजन तो यूज होने ही वाला है, तो ऑक्सीजन गैस यूज हो रहा है, इट मीन्स O2, तो Zn प्लस O2 गिव्स Zn
O यानी कि एक ऑक्साइड फॉर्म होता है, और किसका है, जिंक के साथ वो जल रहा है, इसकी वजह से जिंक ऑक्साइड। मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन हो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये हो गई इसकी स्केलेटन इक्वेशन, किसकी, जिंक मेटल जब एयर में बर्न होता है तब, ठीक है। तो ये बात थी यहाँ पर, आपको मान लो कि स्केलेटन केमिकल इक्वेशन क्या होता है और उसके एग्जाम्पल दो, तो आप ये दो एग्जाम्पल उसके दे सकते हैं, ठीक है। और यानी नॉर्मली जो इक्वेशन होती है उसे उसी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दे, इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है। जो रिएक्शन हमें बोली हुई है, जैसे कि यहाँ पर हमें ये रिएक्शन बोल दी कि रिएक्शन ऑफ बर्निंग ऑफ जिंक मेटल इन एयर, ठीक है। तो अब इसके सिर्फ और सिर्फ सिंबल लिखकर जो हम रिप्रेजेंट कर दे इक्वेशन के फॉर्म में, तो ये इसे क्या बोला जाएगा, स्केलेटन इक्वेशन। तो कुछ स्केलेटन इक्वेशन क्या होगी, उसी टाइम हमें बैलेंस देखने को मिलेंगे, और कुछ होते हैं वो अनबैलेंस होते हैं, ठीक है। तो फिर उससे बैलेंस करना भी जरूरी है, ओके। तो नेक्स्ट अब देखते हैं, कि जो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाएगा, या फिर बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों होती है, ठीक है। तो हम प्रीवियस क्लास में यानी कि क्लास 9 में आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ के आए, ठीक है, कि जो भी केमिकल रिएक्शन होती है ना, तो उसमें रिएक्शन के पहले जो आपने कंपाउंड लिए या फिर जो जो भी वहाँ पर सब्सटेंस यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, तो उनका जो उतना मास होगा उतना ही उस रिएक्शन के बाद देखने को मिलता है, वो जो भी नए प्रोडक्ट वहाँ पर बने होंगे उसमें। जैसे कि एक एग्जांपल हम ले, तो मान लो कि कोई एक रिएक्शन हो रही है, एक नॉर्मली मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर, कोई नेम वगैरह लेकर नहीं, एक सिंबल के फॉर्म में, ठीक है। मान लो कि कोई एक इस तरह की कोई रिएक्शन हो रही है और उसके सिंबल कुछ ऐसे है, ए प्लस 2 रिएक्टेंट है और वहाँ पर क्या मिल रहे हैं, 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ओके। अब यहाँ पर मान लो कि हमने रिएक्टेंट में इसे लिया था 5 ग्राम, ओके, इसे मान लेते हैं 10 ग्राम, ठीक है। तो अब इनका टोटल हम बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 ग्राम हो जाएगा, कितना होगा, 15 ग्राम, ओके। अब इसके कंपेयर यहाँ पर हम बात करें कि जो प्रोडक्ट बना उसमें सी वाला प्रोडक्ट 7 ग्राम मिल रहा है और ये क्या मिल रहा है, 8 ग्राम, ठीक है, सपोज कर रहे हैं ना, ओके। तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि 7 + 8 वो भी कितना होगा, 15 ग्राम। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये दोनों रिएक्शन के पहले इन दोनों सब्सटेंस का मास क्या था, 15 ग्राम था, और रिएक्शन के बाद आफ्टर रिएक्शन क्या होता हो रहा है, उसमें भी उसका मास क्या है, कंजर्व है। इट मीन्स यहाँ पर ये एक उनका जो मास है वो क्या मिल रहा है, हमें सेम मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, कंजर्वेशन, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि मास जो होता है वो रिएक्शन में आफ्टर रिएक्शन और बिफोर रिएक्शन कभी भी चेंज होगा नहीं, ठीक है। इसके साथ साथ हम इस तरह से भी बता सकते हैं कि जो मास है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। ये 1 मार्क्स में आ सकता है, तो आपको याद रखना है ये कि मास जो इक्वेशन जो रिएक्शन होती है उसमें ना तो क्रिएट हो सकता है ना तो वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक है। तो जनरली टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्शन। तो मैंने अभी आपको ये एग्जांपल लेकर समझाया, जो टोटल मास होगा प्रोडक्ट में, जो टोटल मास हमें मिल रहा है वो किसके इक्वल टू बनने वाला है, तो रिएक्टेंट में जो कंपाउंड या फिर जो सब्सटेंस यूज हुए उनका जो मास होगा उसके इक्वल टू बनने वाला है, ठीक है। In other words, number of atom each element remain the same before and after chemical reaction। तो जब केमिकल रिएक्शन होती है तो बिफोर केमिकल रिएक्शन जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट वहाँ पर यूज हुए तो उनके नंबर ऑफ एटम, एंड आफ्टर रिएक्शन जो नए प्रोडक्ट बने तो उनमें जो नंबर ऑफ एटम होंगे वो क्या रहने चाहिए, सेम, या फिर रिएक्शन में वो सेम रहते हैं। बट जब हम केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो वो वहाँ पर हमें सेम सेम जो दिखने को नहीं मिलेंगे, तो उसे फिर बैलेंस करके हम उस इक्वेशन को एक बैलेंस इक्वेशन बना सकते हैं या फिर उनके नंबर ऑफ एटम को सेम बना सकते हैं, ठीक है।
तो हैंस वी नीड टू बैलेंस स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। तो फर्स्ट हम मैग्नीशियम की फॉयल के साथ ही स्टार्ट करते हैं कि बाय बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबिन इन एयर, तो उसका स्केलेटन फॉर्मूला क्या था, यहाँ पर 2 नहीं आएगा, Mg+O2 MgO गिव्स MgO, इस तरह का उसका स्केलेटन इक्वेशन था। ठीक है, अब इससे बैलेंस करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो हम जानते थे कि भाई मैग्नीशियम जो एलिमेंट है वो दोनों साइड सेम है, इनका 1 1 एटम है, नंबर ऑफ एटम। ठीक है, बट ऑक्सीजन सेम नहीं है, तो इसकी वजह से कहाँ पर सेम नहीं है, तो वो प्रोडक्ट में ओनली फॉर सिंगल एटम है, और रिएक्टेंट में ऑक्सीजन का एटम कितना है, 2 है, जिसकी वजह से क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसके आगे कोएफिशिएंट के फॉर्म में वहाँ 2 रखना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 जो है वो मैग्नीशियम के साथ भी गिना जाएगा एंड ऑक्सीजन के साथ भी गिना जाएगा। तो अब हम देखेंगे तो फिर मैग्नीशियम, अब हम ये वाले इक्वेशन में देखें तो मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट में अब मैग्नीशियम के 2 नंबर ऑफ एटम बन गए, बट रिएक्टेंट में क्या हो गया, सिंगल रहेगा। तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, मैग्नीशियम का रिएक्टेंट में भी 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये जो इक्वेशन है वहाँ पे जो भी एलिमेंट थे उनके नंबर ऑफ एटम क्या हो गए, इक्वल हो गए, इट मीन्स सेम हो गए, किसके कंपेयर, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में। ठीक है, तो अब ये जो इक्वेशन बनकर आया है उसे क्या बोला जाएगा, बैलेंस इक्वेशन बोलेंगे हम। ठीक है, तो शॉर्ट में यहाँ पर जो इनके फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूले में कोई भी चेंज करना नहीं। मान लो कि ये MgO में आप 2 इस तरह से नहीं लिख सकते, Mg फिर उसके नीचे 2 नहीं, ये क्या हो जाएगा, ये कुछ नया ही कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह से नंबरिंग ऐड करनी हो तो उसे किस तरह से दिखाना है इक्वेशन में, कोएफिशिएंट के फॉर्म में। कोएफिशिएंट इट मीन्स उसके कंपाउंड के आगे लिखना है, जैसे कि आप मैथ्स में पढ़ के आए, जैसे कोई इक्वेशन हो x² + 2x + 3। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो x है वो क्या है, वेरिएबल है, x² भी क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, अब उसके आगे जो वैल्यूज लिखे जाते हैं कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, तो उसे क्या बोला जाएगा, उसके कोएफिशिएंट। तो x का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, 2। इसी तरह x² का कितना होगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा, तो ये क्या होगा, इसके कोएफिशिएंट। तो इसी तरह यहाँ पर भी जो नंबर लिखे जाते हैं वो कोएफिशिएंट के फॉर्म में लिखे जाएंगे, उसके सिंबल या केमिकल फॉर्मूले में कोई भी चेंजेस करने नहीं है। ये बात आपको खास ध्यान रखनी है। Here is above equation on both side arrows number of atom each element become equal, so it is known as balanced chemical equation। तो इसकी वजह से इसे क्या बोलेंगे हम, balanced chemical equation। Similarly balanced chemical equation for reaction zinc bead with sulfuric acid इन कॉनिकल फ्लास्क या टिश ट्यूब, तो उसका क्या होगा, तो उसका पहले वर्ड फॉर्मूला हम बनाए तो क्या बन जाएगा, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाई जा रही है तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा एंड हाइड्रोजन। अब इस तरह से मान लो कि आपके पास मिल गया, तो अब इनके जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, जिंक क्या है, एक मेटल है, तो मेटल मोस्ट ऑफली क्या हो गए, मोनो एटॉमिक फॉर्म में पाए जाएंगे। ठीक है, तो Zn+H2SO4। अब जिंक सल्फेट, तो उसका केमिकल फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो ZnSO4 एंड H2 गैस के फॉर्म में रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका स्केलेटन केमिकल इक्वेशन हो गया। जो हमें रिएक्शन बोली थी उसी के कंपेयर हमने उनके फॉर्मूले लिखकर इक्वेशन बना दी। ओके, अब हमें चेक करना है कि ये बैलेंस इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले इसके अंदर कितने एलिमेंट यूज हुए हैं, तो कौन से एलिमेंट यूज हुए हैं, तो एक तो जिंक यूज हुआ है, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। और अब हम क्या देखेंगे कि उनके जो एलिमेंट है उनमें रिएक्टेंट में कितने नंबर ऑफ एटम्स है उनके, और प्रोडक्ट में कितने हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट, तो उसमें Zn की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, आप देख सकते हैं इक्वेशन में भी। और इसी तरह नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में बात करें जिंक की, तो वो कितने हो जाएंगे, वो भी 1। कहाँ पर दिख रहा है वो हमें, तो जिंक सल्फेट में आप देख सकते हैं Zn का कितना है, ओनली फॉर 1 ही है, Zn का कितना नंबर ऑफ एटम है, 1 है। इसी तरह हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का कितना है, तो वो भी H2, इट मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड में हमें
2 एटम हाइड्रोजन के दिख रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2। अब इसी तरह हाइड्रोजन गैस जो प्रोडक्ट में दिख रहा है तो वो भी 2 है। इसी तरह सल्फर, तो सल्फर का H2SO फॉर्म में हमें दिख रहा है उसका सिंबल, तो वो कितना है, तो वो भी 1 है। और यहाँ जिंक सल्फेट में हमें सल्फर दिख रहा है तो वो कितना है, तो वो भी 1 है। ओके, इसी तरह अब ऑक्सीजन की बारी, तो ऑक्सीजन सल्फ्यूरिक एसिड में हमें 4 नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन के दिख रहे हैं। और इसी तरह जिंक सल्फेट जो प्रोडक्ट में है वो हमें कितने दिख रहे हैं, वो भी 4। इट मीन्स आप अब कंपेयर करो जो एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, तो वो ऑलरेडी क्या है, सेम ही है। तो यहाँ पर ये पहले से ही क्या हो गया, ये इक्वेशन बैलेंस में ही मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अब कोई भी नंबरिंग चेंज करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज दस इन given equation the number of atom each element is same on both side of the arrow, so it is valence chemical equation। तो ये तो सिंपल था, क्या है, ये सिंपल है इसकी वजह से। बट अब कुछ ऐसे भी होंगे जो क्या होंगे, पहले से बैलेंस नहीं है, तो अब उससे किस तरह बैलेंस करेंगे, तो वो अब स्टेप उसके देख लेते हैं। तो चलो अब इसका भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि रिएक्शन ऑफ आयरन विथ वाटर, एक्सप्लेन वेरियस स्टेप ऑफ इट टू बैलेंस इट। ओके, अब ये पूरा हमें वेरियस स्टेप में उसे एक्सप्लेन करके समझाना है, तो कैसे होता है वो भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जो इक्वेशन रिएक्शन दिया है उसका इक्वेशन बनाना आना चाहिए। ठीक है, कि भाई यहाँ पर क्या बोला है कि आयरन की पानी के साथ रिएक्शन करवाई जा रही है। ठीक है, तो आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe, पानी का क्या हो जाएगा केमिकल फॉर्मूला H2O, तो क्या बनेगा वहाँ पर रस्ट फॉर्म होने वाला है यानी Fe3O4, और दूसरा क्या रिलीज होता है वहाँ पर, हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है। तो ये हो गया इसका एक स्केलेटन केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन ऑफ आयरन विथ वाटर। ठीक है, अब इसके जो कुछ पर्टिकुलर स्टेप हमें फॉलो करने पड़ेंगे, तो कौन से स्टेप है, तो जो फर्स्ट स्टेप है तो उसमें हमें पहले तो जो भी केमिकल फॉर्मूले है या फिर सिंबल के फॉर्म में जो एलिमेंट हमें लिखे हैं उससे पहले बॉक्स बना देना है। क्या कर देना है, उनके ऊपर बॉक्स बना देना है। और बात ये है कि बॉक्स के अंदर कोई भी नंबर हमें ऐड या फिर लिखना नहीं है। क्या बोला मैंने, उस बॉक्स के अंदर कोई भी नंबर लिखना नहीं है। जो भी नंबर बैलेंस करने के लिए हम लिखेंगे वो कहाँ पर लिखेंगे, बॉक्स के बाहर। ओके, क्यों ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि मान लो कि आपको H2O को बैलेंस, मान लो कि हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इसके आगे 2 लगाना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल के फॉर्म में अभी समझा रहा हूँ। मान लो कि आपको 2 लगाने की ज़रूरत पड़ी तो वो कैसे, कुछ इस तरह से आगे 2 कर देंगे। बट मान लो कि आपने बॉक्स नहीं और डायरेक्ट इस तरह से लिख दिया H2O2। ठीक है, तो ये तो क्या हो जाएगा, पानी का फॉर्मूला रहेगा ही नहीं, ये कुछ नया कंपाउंड का फॉर्मूला हो जाएगा जो हमने देखा था, किसका है, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। ओके, तो ये क्या होगा, एक नया कंपाउंड बन गया है। तो इसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि जो बॉक्स बनाया है उसके अंदर कोई भी वैल्यूज़ हमें लिखनी नहीं है, सिंबल के साथ कोई भी वैल्यूज़ ऐड करनी नहीं है। बॉक्स के बाहर जो भी इक्वेशन बैलेंस करने के लिए जो वैल्यू आती है उससे हमें लिखना है। ठीक है, देखते हैं अब। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट ड्रॉ बॉक्स अराउंड ईच फॉर्मूले। ओके, तो वो भी बना दिया। अब नेक्स्ट स्टेप, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अनबैलेंस इक्वेशन। तो अब हमें करना है, एक टेबल बनाना है। ठीक है, उसमें इस इक्वेशन में कितने एलिमेंट यूज हुए हैं, तो Fe, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, अब उसके कंपैरिजन करना है, रिएक्टेंट में कितने हैं, प्रोडक्ट में कितने हैं। तो Fe का रिएक्टेंट में देख सकते हैं 1 है, प्रोडक्ट में 3 है, हाइड्रोजन के 2 है। ठीक है, पानी वाले मॉलिक्यूल में आप देख सकते हैं हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 है। जब यहाँ पर ओनली फॉर गैस के फॉर्म में मिल रहा है तो वहाँ पर क्या है, 2 है। ऑक्सीजन का कितना है, 1 है। ठीक है, किस में, रिएक्टेंट में। बट प्रोडक्ट में बात करें ऑक्सीजन कितना है, तो वो Fe3O4 में 4 नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन के हमें दिख रहे हैं, तो वो सारा हमें क्या कर देना है, यहाँ पर लिख देना है। अब देखना नेक्स्ट स्टेप में ये है, इतना हो गया, तो ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप कि भाई जो एलिमेंट दिए थे उनके नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में कितने हैं और एक प्रोडक्ट में कितने हैं, वो एक टेबल बनाकर लिख दो। थर्ड स्टेप में क्या करना है,
अब इसमें हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा हमें कौन से एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम दिख रहे हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बोथ दोनों में, ठीक है। तो कौन सा दिख रहा है, ये 4 नंबर। प्रोडक्ट में हमें ऑक्सीजन के 4 नंबर ऑफ एटम दिख रहे हैं, यानी कि वो सबसे ज़्यादा है। तो पहले बैलेंस किसे करेंगे, उसे, कि जो सबसे ज़्यादा होगा उसे हम पहले बैलेंस करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में इट इज़ often convenient to start balancing with compound that contain the maximum number of atom using this criteria। तो इसकी वजह से क्या आएगा, Fe3O4 आप देख सकते हैं उसमें ऑक्सीजन के 4 एटम है, एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन इन इट, ठीक है। तो 4 ऑक्सीजन एटम ऑन RHS राइट हैंड साइड और LHS साइड ओनली 1। तो इसकी वजह से बैलेंस करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन एलिमेंट को। तो एटम ऑफ ऑक्सीजन जो स्टार्टिंग में इनिशियल में पानी के अंदर मॉलिक्यूल में कितना था, 1 था, और प्रोडक्ट में Fe3O4 में कितना है, 4 है। तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जो वहाँ जहाँ पर 1 है उसके साथ 4 मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। इट मीन्स अब ये दोनों साइड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट उन दोनों साइड क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये H2O के बॉक्स के आगे क्या करना है, हमें 4 लिख देना है। क्या करेंगे हम, यहाँ H2O के आगे क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, ठीक है। जो देख सकते हैं आप यहाँ पर जो ये इक्वेशन आप देख रहे हैं, ठीक है, बॉक्स बनाकर, तो वो पानी के मॉलिक्यूल के आगे क्या लिख दिया है, 4। तो ये क्या हो गई, कुछ पार्शियली बैलेंस इक्वेशन हो गई। क्यों ऐसा बोला है, बिकॉज ऑफ हमने ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम क्या कर दिए, बोथ साइड सेम बना दिए, ओके। अब देखते हैं ये दो स्टेटमेंट। टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम इट मस्ट बी रिमेंबर दैट वी कैन नॉट अल्टर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड और एलिमेंट इन्वॉल्व इन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, किस तरह से, बैलेंस ऑक्सीजन एटम वी कैन पुट कोएफिशिएंट 4, यानी कि हमें इस तरह से लिखना है 4H2O, नॉट H2O4 या फिर H2O ब्रैकेट करके 4, ठीक है। ये जो आपने इस तरह से लिख दिया तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये कुछ पानी का फॉर्मूला ना रहते वो कुछ नया फॉर्मूला बन गया, इट मीन्स कुछ नया कंपाउंड बन गया, ठीक है। तो इसकी वजह से ऐसा हमें कभी करना नहीं है, ठीक है। वो जो वैल्यूज़ हम रखेंगे वो कोएफिशिएंट के फॉर्म में उस बॉक्स के आगे, या फिर मान लो कि बॉक्स नहीं और डायरेक्ट कोई शॉर्ट क्वेश्चन में आपको बोल दे तो फिर बॉक्स करने की फिर ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आगे ही हम लिखने का उसे बनाएंगे, ठीक है। यानी कि आगे उसे लिखना है, ओके। किसको, जो नंबर्स जो इक्वल बनाने में हम यूज़ करते हैं उसे। अब बात करते हैं स्टेप 4 में। स्टेप 4 में क्या आएगा, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया। अब उसके बाद तुरंत डिक्रीज फॉर्म में कौन सा एलिमेंट हमें दिख रहा है इस इक्वेशन के अंदर, ये इक्वेशन में अब हमें जो दूसरे एलिमेंट को बैलेंस करना है तो वो कौन सा लेना है। तो अब नेक्स्ट जो आता हो, अब जो वहाँ पर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम वाला हमें दिख रहा हो उसे अब नेक्स्ट स्टेप में बैलेंस करने का ट्राई करना है। तो अब कौन से बाकी बचे, Fe और हाइड्रोजन, तो आर स्टिल नॉट बैलेंस एंड सो इज नीड टू बैलेंस। तो हम क्या करेंगे, टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड मेक द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एज 4 ऑन RHS। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं Fe के 3 है, प्रोडक्ट में क्या है 3 है, और रिएक्टेंट में 1 है, बट हाइड्रोजन के ज़्यादा दिख रहे हैं। हाइड्रोजन का कितना है, हाइड्रोजन के हमें दिख रहे हैं 4 टू जा यहाँ पर 8। ये जो 4 है ना वो हाइड्रोजन के साथ भी गिना जाएगा, ऑक्सीजन के साथ भी गिना जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर रिएक्टेंट में कितने 8 दिख रहे हैं, बट प्रोडक्ट में कितने 2 है। तो अब पहले किससे हम बैलेंस करेंगे, Fe को ना करते हुए हाइड्रोजन को करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके सबसे ज़्यादा अभी इन दोनों एटम में दिख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन को तो हमने क्या किया, सॉरी ऑक्सीजन को हमने बैलेंस कर दिया, तो उसके बाद कौन से एलिमेंट बचे, Fe एंड और हाइड्रोजन, ठीक है। तो उसमें अब किसे करेंगे, जो ज़्यादा होगा उसे, तो हाइड्रोजन है तो पहले हाइड्रोजन की बारी। तो हाइड्रोजन इनिशियल फॉर्म में कितना है, 8 है रिएक्टर में, और प्रोडक्ट में 2 है। तो अब वहाँ पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा है
तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 है तो इजीली 4 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर भी 8 बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमें H2 के आगे कितना वैल्यू लगाना है, कितना नंबर लगाना है, 4। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं द इक्वेशन वुड बी Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, पार्शियली बैलेंस इक्वेशन हो गया। ओके, अब इसी तरह स्टेप 5 में अब किसकी बारी आएगी, तो अब जो लास्ट बताया है वो Fe की। ठीक है, तो Fe examine above equation and pick up the third element which is not balanced. So you find only one element is left to be balanced, that is iron. तो अब बारी आयन की, तो एटम ऑफ आयन, देखो ये कंपलसरी इस तरह से टेबल बनाने हैं। जब जब भी इस तरह एलिमेंट, पर्टिकुलर एलिमेंट को आप इक्वल बनाने का ट्राई करो, तब ये टेबल बनाना है और उसके बाद इक्वेशन में जो बैलेंस करके एलिमेंट के आके जो वैल्यू लिखने की होती है, तो इस तरह से आपको ये लिखना पड़ेगा। तो ये कंपलसरी हर एक जो एलिमेंट को जब डिफरेंट एलिमेंट को जब इक्वेशन में हम इक्वल बनाएंगे उनके नंबर ऑफ एटम, तब ये टेबल और ये इक्वेशन जो बैलेंस करने के बाद जो इक्वेशन मिलती है वो कंपलसरी लिखना ही लिखना है। ठीक है, अब स्टेप 5 में आयरन को क्या करना है, हमें बैलेंस करना है। तो इनिशियल में आप देख सकते हैं रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में कितना है, 3 है। Fe3O4 में Fe कितना है, 3 एटम है, नंबर ऑफ एटम। ठीक है, तो अब हमें ओनली फॉर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 1 है तो सिंपल ही हमें क्या करना है, इंटू 3 कर देना है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें Fe के आगे रिएक्टेंट में 3 लिख देना है, बाकी यहाँ पर तो ऑलरेडी 3 ही था। तो अब ये क्या हो गया, टू इक्विलाइज Fe एंड वी टेक 3 एटम ऑफ Fe ऑन दी LHS, और इसे बैलेंस करने या फिर इक्विलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, LHS साइड हमें 3 Fe लिखना पड़ेगा, यानी कि Fe के आगे 3 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो फाइनली टू चेक करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस इक्वेशन वी काउंट एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, यानी कि अब जो तीनों के तीनों एलिमेंट थे वो क्या हो गए, बैलेंस हो गए। तो अब फाइनली अब कैसे लिखेंगे उसे, तो बॉक्स हटाकर उसके जो नंबर्स हमने लिखे हैं, जो नंबर्स नए दिए हैं, ठीक है, बैलेंस करने के लिए, तो उसके साथ वो इक्वेशन अब लिख देंगे। तो अब ये जो इक्वेशन बना वो कैसा बन गया, बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, तो कौन से स्टेप हमने फॉलो किए, फर्स्ट पहले तो ब्लॉक बना देंगे। ठीक है, जो इक्वेशन दिया है उसका हर एक कंपाउंड फॉर्मूले को बॉक्स में लिख देंगे। बॉक्स के बाद जो जितने एलिमेंट दिए उनके प्रोडक्ट और रिएक्टर में नंबर ऑफ एटम का एक टेबल बना देंगे सेकेंड स्टेप में। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हम ऐसा एलिमेंट चूज करेंगे जिसका जब सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम हो और पहले उसे ही बैलेंस करने का ट्राई करेंगे। फिर उसके बाद उसका टेबल और इक्वेशन लिख देंगे। फिर नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा लेंगे, फिर से जो बाकी के जो अनबैलेंस्ड 2 एलिमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा होगा उसे लेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, उसका भी एक टेबल और इक्वेशन बना देंगे। फिर वो जो नेक्स्ट इक्वेशन हमें वहाँ पर मिला उसमें से जो अब बाकी जो बच रहा है, मान लो कि उसमें फिर भी 2 बच रहे हो एलिमेंट, तो भी क्या करेंगे, जो सबसे ज़्यादा होगा उसे ही लेंगे। ठीक है, तो उसी तरह 1 बाय 1 स्टेप करते रहना है डिफरेंट एलिमेंट के लिए। ओके, जब तक सारे एलिमेंट बैलेंस ना हो जाए तब तक ये प्रोसेस करते रहना है। ओके, और उसके बाद लास्ट में क्या होगा, जो लास्ट स्टेप होगा वो हमारा बैलेंस इक्वेशन का लिखना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस करना है वो समझ में आ गया होगा। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट ऑफ बोथ साइड इक्वेशन आर इक्वल, दिस इक्वेशन नाउ बैलेंस, यानी कि ये क्या हो गया, बैलेंस इक्वेशन। अब इस तरह से जो मेथड, ये जो मेथड है बैलेंस करने के लिए, केमिकल इक्वेशन को जो बैलेंस करने की जो ये मेथड है उसे और कौन से नाम से बुलाया जाता है, हीट एंड ट्रायल मेथड। तो आपको ऐसा भी बोल दे, कोई रिएक्शन दे दी और उसे बोल दे कि हीट एंड ट्रायल मेथड से इसे बैलेंस करो, तो फिर वहाँ पर यही मेथड हमें फॉलो करनी है। इस मेथड को और कौन से नाम से बुलाया जाता है, हीट एंड ट्रायल मेथड। वी मेक ट्रायल
टू बैलेंस इक्वेशन बाय यूजिंग स्मॉलेस्ट वॉल नंबर कोएफिशिएंट, यानी कि यहाँ पर हमने जो कोएफिशिएंट लिए वो किस तरह के हैं, स्मॉलेस्ट वॉल नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो है राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट। अब ये जो केमिकल इक्वेशन हमने लिखा है बैलेंस करके, तो उसमें हमें ये पता नहीं चलता है कि इन कंपाउंड के फिजिकल स्टेट क्या होगा, यानी कि वो सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड में है, गैसियस में है, कौन से है, तो वो हमें यहाँ पर पता चलता नहीं है। तो वो एक और भी थोड़ा यूज़फुल बनाने के लिए, इस केमिकल इक्वेशन को और भी थोड़ा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए क्या किया जाता है, उससे उनके अंदर ये स्टेट को भी ऐड किया जाता है। ठीक है, तो वो कैसे, तो वो देख लेते हैं। बाय बैलेंसिंग वेरियस एलिमेंट ड्यूरिंग अबव स्टेप 1 to 6, और उसी के अकॉर्डिंग ये हमें बैलेंस इक्वेशन मिला। ठीक है, बट प्रॉब्लम ऑफ दिस इक्वेशन इज वी डो नॉट गेट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट फिजिकल स्टेट ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बाय दिस इक्वेशन। बट हमें ये पता नहीं चल रहा कि ये इक्वेशन के ऊपर से कि जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में जो फॉर्मूले हैं या फिर जो कंपाउंड यूज हुए, कंपाउंड या फिर जो सब्सटेंस, ठीक है, तो उनका स्टेट कौन सा होगा वो इस इक्वेशन के ऊपर से हमें पता नहीं चल रहा है। सो इन दिस इक्वेशन नो इंफॉर्मेशन अबाउट देयर फिजिकल स्टेट आर गिवन। तो अब टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, द फिजिकल स्टेट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर मेंशन अलोंग विद देयर केमिकल फॉर्मूले। तो अब ये फिजिकल स्टेट बताने के लिए किस तरह उसे मेंशन किया जाएगा, तो देखो शॉर्ट फॉर्म में उसे लिखना है। गैसियस को स्मॉल जी में लिखेंगे, लिक्विड होगा तो स्मॉल एल में लिखेंगे, एक्वेस सॉल्यूशन होगा तो एक क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, और सॉलिड स्टेट में होता हो तो उसे स्मॉल एस के फॉर्म में उसे सिंबल लिखेंगे हम। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पर आपको यहाँ एक क्यू, एक्वेस का मतलब क्या होता है, तो इज रिटर्न इफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज सॉल्यूशन इन वाटर, यानी कि जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो हमें मान लो कि प्रोडक्ट जो मिल रहा है वो कौन से फॉर्म में मिल रहा है, पानी के साथ वो डिजोल्व मिल रहा है। ठीक है, इन इट मीन्स अ सॉल्यूशन इन वाटर, वाटर के साथ उस कंपाउंड का सॉल्यूशन बनाया हो तो उसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, एक्वेस के फॉर्म में, और उसे शॉर्ट में कैसे लिखा जाएगा, स्मॉल ए स्मॉल क्यू। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास इक्वेशन थी उसे फिजिकल स्टेट के थ्रू लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, तो एफ ई है जो एस के फॉर्म में, H2O गैस के फॉर्म में, Fe3O4 सॉलिड के फॉर्म में मिलेगा, और H2 जो मिलेगा वो गैस के फॉर्म में मिलेगा। तो ये जो इक्वेशन है वो फिजिकल स्टेट भी मेंशन कर रहा है। ठीक है, symbol G is used with H2O. It indicate कि दिस रिएक्शन वाटर इज यूज्ड इन फॉर्म ऑफ स्टीम, यानी कि यहाँ पर वाटर का जो यूज़ किया गया है वो लिक्विड के फॉर्म में नहीं, यानी कि पानी है वो लिक्विड के फॉर्म में नहीं, बट गैसियस स्ट्रीम के फॉर्म में इस Fe के ऊपर यूज़ किया गया है। ठीक है, यूजुअली फिजिकल स्टेट आर नॉट इंक्लूडेड इन केमिकल इक्वेशन अनलेस इट नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम, यानी कि देखो यहाँ पर ये स्टेटमेंट ये समझा रहा है कि मान लो कि आपको एग्ज़ाम में फिजिकल स्टेट के बारे में पूछा हो तो ही आपको मेंशन करना है। ठीक है, वरना आप मान लो कि बैलेंस इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ बैलेंस करके आ रहे हैं और वहाँ पर मेंशन नहीं किया है फिजिकल स्टेट के बारे में, तो फिर ये लिखने का, फिजिकल स्टेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आपको पूछा गया हो, स्पेसिफाई किया गया हो, तभी जाके आपको क्या करना है, फिजिकल स्टेट इंक्लूड करना है, वरना नहीं। ठीक है, और बेटर है जो आप जानते हो तो फिर फिजिकल स्टेट उसके लिख भी सकते हैं। ओके, अब और एक पॉइंट है कि इंडिकेट ऑफ रिएक्शन कंडीशन इन केमिकल इक्वेशन। तो कभी कभार क्या किया जाता है कि कुछ रिएक्शन में उनके कुछ रिएक्शन हुई हो तो उसमें प्रेशर का भी यूज़ किया हो, कुछ टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर भी दिया जाता है। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए। ओके, तो उस टाइम वो टेम्परेचर या फिर प्रेशर जो हमने यूज़ किया है तो उसे इक्वेशन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो एरो के ऊपर या फिर नीचे लिखा जाता है। ठीक है, तो वो भी कैसे,
तो वो देख लेते हैं। सम रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटेलिस्ट। अब ये कैटेलिस्ट क्या होता है, तो वो जो भी केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, तो कुछ केमिकल रिएक्शन में कुछ कंपाउंड या फिर सब्सटेंस जो यूज़ किए जाए, ओके, तो वो क्या होगा, वो सब्सटेंस सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शन होने में हेल्प करेंगे, उस केमिकल रिएक्शन का पार्ट बनेंगे नहीं। समझ में आ रहा है? कैटलिस्ट किसे बोला जाता है कि वो सिर्फ केमिकल रिएक्शन होने में हेल्प करते हैं, वो उनका भाग नहीं बनते या फिर उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये बात आप समझ चुके होंगे। फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेट above and or below the arrow in equation. For example, the reaction of carbon monoxide and hydrogen gas at 340 atmosphere pressure and methanol can be obtained. ठीक है, तो अब इसे किस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाया जा रहा है, हाइड्रोजन गैस के साथ, ठीक है, तो इसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2H2 गिव्स 340 ATM। ये क्या बता रहा है, ये एटमोस्फियरिक प्रेशर इतना दिया गया है, और क्या गेन हुआ, तो CH3OH लिक्विड फॉर्म में मिथेनॉल हमें मिलेगा। द इक्वेशन ऑफ, अब इसी तरह फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन आप जानते हैं, फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का यूज करके वो क्या बनाता है, ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो उसका भी केमिकल इक्वेशन बनाना हो तो हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं, 6CO2, ये हमें बैलेंस करके दिखाया हुआ है, ठीक है, 6CO2 एक्वेस फॉर्म में प्लस 12H2O लिक्विड फॉर्म में गिव्स सनलाइट और क्लोरोफिल। आप ये भी जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट में कब होगी, ड्यूरिंग सनलाइट, ठीक है, यानी डे टाइम, और वो भी किसके वजह से, यानी कि क्लोरोफिल की हेल्प से, ठीक है, क्योंकि क्लोरोफिल ही क्या करता है, जो सनलाइट एनर्जी है, ओके, उससे कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, ओके, ये बात आप याद रखना, हम पढ़ेंगे उसे लाइफ प्रोसेस में। फिर यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो उसका खाना, इट मीन्स ग्लूकोज के फॉर्म में C6H12O6, वो भी एक्वेस फॉर्म में, फिर ऑक्सीजन रिलीज होता है, वो भी एक्वेस, CO2 एंड 6H2O जो लिक्विड फॉर्म में होगा, ओके। तो ये हो गया फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कुछ सनलाइट और क्लोरोफिल का यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो वो सिर्फ उस रिएक्शन होने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, उसमें इन्वॉल्वमेंट करते नहीं हैं, ओके। तो ये बात थी यहाँ पर किस तरह केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाएगा। तो अब आपको कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, जैसे कि ये जो टॉपिक ख़त्म हो रहा हो चैप्टर में, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिए, उसमें भी बैलेंस करने के लिए केमिकल रिएक्शन हमें दिए, तो वो आपको लिखने हैं और उसे बैलेंस करने, जो ना आए तो आप मुझे बता सकते हैं। इसके साथ साथ एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चन उस तरह उसके रिलेटेड है, ठीक है, तो वो भी आपको होमवर्क में लिख देना है, ठीक है। थैंक यू।